हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप सब कुछ चकाचक चल रहा होगा। ओके, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर। हमने अपना चैप्टर 1 लेटर टू गॉड स्टार्ट किया था, जिसमें आपके 3rd नंबर पे जो पोएम है दैट इज़ फायर एंड आइस, वो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखी थी। डिटेल में वी सॉ दैट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या ऐड करना चाहते थे, क्या वैल्यू ऐड करना चाहते थे हमारी लाइफ में उस पोएम के थ्रू, और क्या बताना चाहते थे एंड व्हाट मैसेज ही वांटेड टू convey. all right, and also we saw some NCERT questions. ठीक, आज हम उनके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फायर एंड आइस के एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर। वैसे तो पोएम बहुत छोटी सी है, इतना ज़्यादा हमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ क्या ही पूछ लेंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है एक्सट्रैक्ट है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कॉमा सम से इन आइस। तो हमने जैसा पोएम में देखा था कि जब पोएम स्टार्ट ही हो रही है वो इन दो साइंटिफिक प्रिडिक्शन से स्टार्ट हो रही है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी लाइफ है अर्थ पे, दैट विल पेरिश, दैट विल डाई बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट, और इट विल डाई बिकॉज ऑफ इंटेंस आइस, लो टेम्परेचर। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हमारे पोएट ने इन दो रेफरेंसेस को कैसे यूज किया है? ही हैज कंपेयर्ड फायर टू डिजायर एंड आइस टू हेट्रेड। तो यहाँ पे डिजायर और हेट्रेड का मतलब कैसे देख रहे हैं हम कि डिजायर इज दैट नीड टू obtain more and more things, and you know the greed, the lust, all these kind of emotions जो आपके desire से related हैं, उसको वो किससे relate कर रहे हैं? fire से relate कर रहे हैं, fire से depict कर रहे हैं। तो उनका मानना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अर्थ इज गोइंग टू पेरिश बिकॉज ऑफ फायर, तो उसका मतलब ये है कि अर्थ हमारा जो पेरिश होगा, जो लाइफ होगी इस पर जो एंड हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ द इंटेंस डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑल राइट, एंड ऑन दी अदर हैंड उन्होंने ये बोला है कि जो आइस है, जिसको किस चीज़ को वो सिंबलाइज कर रहे हैं आइस से? हेट्रेड से, इनडिफरेंस से। जब आपको किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आपके अंदर इतनी इंटेंस हेट्रेड है लोगों के लिए, आपके अंदर कंपैशन नहीं है, यू डू नॉट वांट फॉर अदर्स टू बी वेल ऑफ, या उनका कुछ अच्छा हो जाए, और अगर उनके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो आप उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, यू आर इनडिफरेंट टू देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इस तरीके की इमोशन से भी क्या होगा, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो पेरिश करेगी, वो एंड कर जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया थोड़ा सा हमारा रिकैप इन दोनों लाइंस का। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? दिस लाइन सजेस्ट्स दैट द वर्ल्ड्स एंड कुड बी। अब देखो यहाँ पे कुछ ना चीजें हैं जैसे जिनका ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब वो यहाँ पे कीवर्ड ये है कि कुड भी पूछ रहा है। ठीक है, वुड बी में क्या होगा कि वो दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन कुड बी में क्या होगा कि एक से भी काम चल सकता है, कि आइस से भी हो सकती है और फायर से भी हो सकती है, दैट मीन्स डिजायर से भी हो सकती है और हेट्रेड से भी हो सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सडन बर्स्ट ऑफ हीट। अच्छा, क्या हो कि एकदम से टेम्परेचर राइज कर जाए, उसकी वजह से अर्थ का एंड हो सकता है। इंटेंस ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स एंड कॉस्मिक इवेंट्स। ऑब्वियसली बात है, नेचुरल डिजास्टर्स और कॉस्मिक इवेंट्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंस ह्यूमन इमोशंस और अ सडन बर्स्ट ऑफ हीट। अब इन दोनों में हमको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन अब हमें ध्यान क्या रखना है कि वो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अभी वो उस इंटरप्रिटेशन पे पहुंचे नहीं कि फायर और आइस की इंटरप्रिटेशन क्या है, हम किन चीज़ों के लिए इनको सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम उस रेफरेंस पे भी पहुंचे नहीं हैं। उन्हीं दोनों लाइंस के बेसिस पे हम बताएंगे कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो अर्थ का जो एंड है, वर्ल्ड का जो एंड है, इट कुड बी ड्यू टू अ सडन बर्स्ट ऑफ हीट, कि मतलब फायर में वो एंड कर सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर इवन दो, यहाँ पे अदर हमारा थोड़ा मिसिंग है। अदर इवन दो दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट फीचर्स। एक का कुछ फीचर्स है तो उसका एक्सट्रीमली ऑपोजिट दूसरे के फीचर्स हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक्सट्रैक्ट गिवन है उसमें आइस और फायर जो बात कर रहे हैं, वैसे तो उनके इतने कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स हैं, वो इतने ऑपोजिट है नेचर में, बट यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी है उनके बीच में? ऐसा क्या एक फिनोमिना है दैट इज कॉमन टू बोथ?
ठीक है, तो पहली चीज, बोथ आर सिमिलर इन मीनिंग। क्या आइस और फायर का मतलब सेम है? नो। बोथ आर पार्ट ऑफ नेचर, इट इज ट्रू। जनरल सेंस में आइस और जो फायर है वो क्या है? पार्ट ऑफ नेचर ही है, नेचर का पार्ट है, आसपास हमें मिलता है। बट क्या यहाँ पे वो सिमिलर है उस तरीके से? नो, उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पोयम में गिवन है, एक्सट्रैक्ट में गिवन है। नेक्स्ट, बोथ विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यही तो कह रहा है वो। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कि वर्ल्ड जो है वो फायर में भी एंड हो सकता है और जो है वर्ल्ड आइस में भी एंड हो सकता है, मतलब आइस की वजह से भी एंड हो सकता है। तो यही एक सिमिलर फीचर है दोनों में, इज दैट बोथ विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। लास्ट ऑप्शन है आपका, बोथ आर हेल्पफुल इन द वर्ल्ड। ठीक है, जनरल सेंस में होगा, फायर के बिना खाना नहीं पका सकते, आइस के बिना क्या कहते हैं ग्लेशियर्स नहीं होंगे, एंड लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट, वो चीज़ है। बट क्या यहाँ पे इस रेफरेंस में वो दोनों सेम है इस वजह से? नो। ठीक है, तो आपका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब एंड स्लैश सफर, ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब हम ऑलरेडी देख भी चुके थे और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि अगर पहले तो उन्होंने बताया, हमने जैसा देखा था पिछली दो लाइन्स के बाद में जो स्टैंजा था उसमें ये था कि उन्होंने बताया कि डिजायर की वजह से क्यों कैसे वर्ल्ड जो है वो पेरिश कर सकता है। लेकिन अगले ही स्टैंजा में वो बात कर रहे हैं कि अगर दोबारा अर्थ का एंड हो, दूसरे तरीके से अर्थ का एंड हो, तो आइस भी जो है इट इज सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड कैन पेरिश बिकॉज ऑफ आइस एज वेल, मतलब जो आइस रूपी हेट्रेड है उसकी वजह से क्या होगा, वर्ल्ड का एंड पॉसिबल है। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट का मतलब तो ये हो गया। अब यहाँ पे वो बोल रहे थे स्पीकर इज सेइंग दैट, स्पीकर मतलब जो हमारे पोएट हैं, पोएट कौन है रिवाइज कर लेते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, और पूरा नाम याद करो तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हेट्रेड एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, हेट्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन आइस। इसका क्या मतलब है कि हेट्रेड और आइस जो है वो इक्वल डिस्ट्रक्शन के केपेबल है, मतलब दोनों में कैपेसिटी है कि वो इक्वल डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं, इक्वली तहस नहस कर सकते हैं लाइफ को एज वी नो इट, ठीक है। हेट्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन आइस, क्या है, हेट्रेड स्ट्रॉन्गर देन आइस है, इसका तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। हेट्रेड कैन प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, जनरली भी देखोगे तो हेट्रेड कैन नेवर प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हेट्रेड नेगेटिवली ही इफेक्ट करती है, दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन इज बाउंड टू हैपन बिकॉज ऑफ हेट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, आइस इज अ प्रेफरेबल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि आइस एक प्रेफरेबल फॉर्म है रादर देन फायर की वजह से, डिजायर की वजह से इट विल बी प्रेफर्ड कि हम आइस के थ्रू हमारे जो वर्ल्ड है, जो लाइफ है वो एंड हो जाए, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। सो इसका भी सेंस नहीं, इसका भी सेंस नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हेट्रेड एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका सेंट्रल थीम पूछा गया है। सेंट्रल थीम जनरली आपको कॉम्प्रिहेंशंस में पूछा जाता है, ठीक है, कि ओवरऑल जो आपको चीज़ पढ़ाई गई है उसका व्यू क्या है, उससे क्या मैसेज दिया जा रहा है और वो किस बारे में बात हो रही है ओवरऑल, ठीक है। पहली बात, द पावर ऑफ नेचर, नेचर की पावर के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि इनएविटेबल मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इट इज बाउंड टू हैपन, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अवॉइडेबल, ठीक है, जिसको डेथ को इनएविटेबल है, मतलब डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ लव, लव की इंपॉर्टेंस, प्यार की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, एंड द ब्यूटी ऑफ विंटर्स, विंटर मतलब वो आइस से रिलेट कर रहा है, आइस से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है आपको। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ ना तो लव के बारे में बात कर रहे हैं, विंटर जो कि एक सीजन है उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम नेचर की पावर के बारे में भी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं, फायर एंड आइस आर जस्ट
सिंबल्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ द इमोशंस डिजायर एंड हेट्रेड। तो यहाँ पे हम इवेंचुअली बात कर रहे हैं द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ की। क्लियर कि डेथ जो है वो किसी भी रूप में आ सकती है, इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड डेथ। क्लियर, तो आपका जो आंसर है वो हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट। इन द पोएम फायर एंड आइस कैन बी अंडरस्टूड एज। पोएम में हम फायर और आइस को कैसे समझ सकते हैं, क्या बताया जा रहा है फायर और आइस जब पोएट बोल रहे हैं। ठीक है, लिटरल डिस्क्रिप्शंस। लिटरल मतलब जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हम मेटाफोरिकली कुछ चीज़ें बोलते हैं, वी डोंट मीन देम, बट हम सिंबल के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बट लिटरल का मतलब होता है कि एक्चुअल में, जैसे अगर मैं बोलूँ कि लिटरली आज तो मेरे को बहुत ही दिक्कत हो गई, लिटरली आज तो मैं मर गई, तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, लिटरली कैसे मर जाओगे, अगर मर गए तो बात कैसे कर रहे हो। ठीक है, लिटरली मतलब दैट समथिंग हैज़ एक्चुअली हैपेंड, जो सच में हो गया है। ठीक है, लिटरल डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेदर फिनोमिना। क्या हम फायर और आइस को लिटरल वेदर फिनोमिना के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं? नो, हम यहाँ पे उनको सिंबल्स की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेटाफॉर्स फॉर ह्यूमन वर्च्यूज, क्या कर रहे हैं, सिंबॉलिक तरीके से उसका यूज कर रहे हैं। किस चीज के लिए? ह्यूमन वर्च्यू। ह्यूमन वर्च्यू मतलब ह्यूमन नेचर, ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, उनका क्या वर्च्यू है, आगे जाके उनका क्या फ्यूचर है, दैट वी आर डिस्कसिंग, उसके मेटाफोरिकली यूज कर रहे हैं हम। सिंबल्स फॉर कंट्रास्टिंग इमोशंस एंड डिजायर्स, यहाँ पे हम सिंबल्स की तरह यूज कर रहे हैं कंट्रास्टिंग इमोशंस, मतलब डिजायर और हेट्रेड जो क्या है, डिजायर मतलब किसी को पाने की, किसी भी चीज को पाने की इच्छा रखना, और हेट्रेड क्या है, बिल्कुल उस चीज से डिस्टेंस कर लेना अपने आप को। तो क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी इमोशंस के सिंबल्स की तरह यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो आंसर इज गोइंग टू बी दिस। सेकेंड इज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज होना लाजमी है, कंफ्यूज होना बिल्कुल हो सकते हो तुम यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या बात करी है कि जो साइंटिफिक प्रिडिक्शंस हैं उनसे हमारा जो पोएम है वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दैट इज नॉट द केस। इवेंचुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इमोशंस, द कॉन्ट्रोडिक्टरी इमोशंस दैट आर डिजायर एंड हेट्रेड। फाइन, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, the lines but if it had to perish twice suggest that the speaker मतलब poet is Robert Frost। ठीक है, तो ये जो लाइन हमें गिवन है इसका मतलब, इसमें सजेस्ट क्या कर रहे हैं स्पीकर, द वर्ल्ड कैन ओनली एंड वंस। क्या वर्ल्ड का एंड एक ही बार होगा? बट यहाँ पे तो वर्ड ही आ रहा है ट्वाइस, पेरिश ट्वाइस, इफ इट हैड टू एंड ट्वाइस, दूसरी बार भी अगर इसका अंत हो वर्ल्ड का, तो यहाँ पे ये बात तो हो गई ना, ये तो हो ही नहीं सकता, वंस एंड की बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल। अभी हम इनएविटेबल का मतलब देख के आए थे, दैट इज अनअवॉइडेबल, कि डिस्ट्रक्शन जो है वो इनएविटेबल है। Next, the world will end in both fire and ice. The world is eternal and cannot be destroyed. Eternal का मतलब होता है that never, something that never dies. ठीक है, never ends और dies. ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो क्या अर्थ का एंड हो ही नहीं सकता, इस चीज का हमारे पास प्रूफ है? नो, वी डू नॉट हैव प्रूफ ऑफ दैट। एंड एज हमें पता है कि जो साइकिल ऑफ लाइफ होती है, दैट इफ समथिंग हैज बिन बॉर्न, अगर किसी चीज का जन्म हुआ है तो इट इज बाउंड टू डाई। ठीक है, डेथ इज इनएविटेबल। फाइन, सो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब कंफ्यूजन आती है हमारे डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल में और द वर्ल्ड विल एंड इन बोथ फायर एंड आइस। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है जिससे हमें आंसर मिलेगा? बोथ। बोथ की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो पहला स्टैंजा था उसमें वो डिजायर की बात कर रहे हैं कि पहला जो है, पहला मेरा प्रेफरेंस ये होगा, मेरा मानना ये होगा कि जो वर्ल्ड है दैट विल पेरिश इन डिजायर, इट विल पेरिश बिकॉज ऑफ फायर। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब अगर दोबारा होता तो इट इज अ और सिचुएशन कि या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, सो बोथ फायर एंड आइस में वर्ल्ड एंड नहीं कर सकता कि आधा वर्ल्ड फायर की वजह से मर जाए और आधा वर्ल्ड आइस की वजह से मर जाए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, what is the significance of the line I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। कि इस लाइन में वो क्या कहना चाह रहे हैं? The speaker prefers hate over other emotions। इस लाइन के हिसाब से
कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब वो हेट का भी इतना तो जानते हैं कि हेट्रेड कैसे फंक्शन करती है वर्ल्ड में, कि वो इतना तो जानते हैं कि वो भी सफिशिएंट होगी किस चीज़ में, डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ में, अर्थ के एंडिंग में, लाइफ के एंडिंग में, लाइफ के पेरिश होने में वो सफिशिएंट होगी. इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय लाइफ हमारे यहाँ पे अर्थ पे. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि स्पीकर जो है वो प्रिफर करते हैं हेट ओवर अदर इमोशंस. नो, ऑब्वियस सी बात है, वो बता रहे हैं कि हेट भी सफिशिएंट है बट वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं हेट को. नेक्स्ट, द स्पीकर फाइंड्स हेट टू बी लेस डिस्ट्रक्टिव दैन आइस. वो क्या बोल रहे हैं कि आइस, यहाँ पे ना आप डिजायर लिख लो. ठीक है, वो हेट, स्पीकर को क्या लग रहा है कि हेट जो है वो डिजायर से कम डिस्ट्रक्टिव है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वो कह रहे हैं जबकि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में आइस की भी क्या कहते हैं कैपेसिटी है, तो व्हाई वुड ही फील कि ये पोटेंशियल उसमें कम होगा आइस में, हेट्रेड में. ठीक है, द स्पीकर एक्नॉलेजेस द पोटेंशियल डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ बोथ हेट एंड आइस. ठीक है, द स्पीकर बिलीव्स दैट हेट कैन प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन. यहाँ पे ना थोड़े ऑप्शंस में आई थिंक कुछ गड़बड़ है. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो यहाँ पे डिजायर लिखने के बाद जो है ना क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा. ऑप्शंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है. ठीक है, तो बात वहीं पे हो रही है कि क्योंकि पहले उन्होंने ये बताया कि जो डिजायर है वो उसको पहले प्रेफरेंस देंगे किस चीज़ में, डिस्ट्रक्टिवनेस में एंड पेरिश, वर्ल्ड के पेरिश होने की कैपेसिटी में. लेकिन जो आइस है वो भी कम नहीं है, वो भी सफिशिएंट है, बट स्पीकर के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, वो डिजायर को प्रेफरेंस दे रहे हैं पहले. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, वंस वी रिप्लेस आइस विथ डिजायर. ठीक है, नेक्स्ट, विच टू एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड थ्रू आउट द पोएम. कौन से दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है और कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट नेचर की चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बना रहे हैं किन चीज़ों के बीच में. तो वो पूछ ही रहा है कि किन चीज़ों के बीच में आप कंट्रास्ट ड्रॉ कर रहे हो. पहला, लव एंड डिजायर. नहीं, लव के बीच में और डिजायर के बीच में हम बात नहीं कर रहे हैं. पैशन एंड हेट्रेड. पैशन मतलब क्या होता है, पैशन मतलब होता है आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की ड्राइव होना, कुछ करने की इच्छा होना आपके अंदर. ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो डिज़ायर से, कि पैशन और डिज़ायर गो हैंड इन हैंड, साथ में ही चलते हैं. ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा कि पैशन और हेट्रेड जो है उसी के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. सिंबलाइज किससे कर रहे हैं, फायर से कर रहे हैं और आइस से कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट दो जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं जस्ट टू बी क्लियर. क्रिएटिविटी एंड डिस्ट्रक्शन, कि क्रिएट हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, ऐसी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पेरिशिंग ऑफ द वर्ल्ड, द एंड ऑफ द वर्ल्ड. वो किस रीजन से होगा. हॉट एंड कोल्ड वेदर, ऑफ कोर्स नॉट, यहाँ पे वेदर की तो बात ही नहीं हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. यहीं पे हमारा देखो अभी जो हम कंफ्यूज हो रहे थे ऊपर, वही बात आ गई यहाँ पे कि मैंने जितना डिजायर को देखा है, कि डिजायर को मैंने अपने आसपास में मतलब देखा है, लोगों के अंदर देखा है कि जो फीलिंग ऑफ डिजायर होती है, द फीलिंग ऑफ लस्ट एंड ग्रीड, जब हमको किसी चीज़ की मतलब यू नो नीड तो ठीक है, नीड तो हो जाती है पूरी, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपके अंदर वो फायर एक डेवलप हो जाती है डिज़ायर के लिए कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, अगर मुझे ये चीज़ मिल गई है तो अब मेरे पास इसका एडवांस्ड वर्जन हो. चाहे वो हम टीवी की बात करें, चाहे हम कार की बात करें, बाइक की बात करें, फ़ोन्स की बात करें. फ़ोन तो सबसे प्राइम एग्जाम्पल है. आप आईफोन ले लो, आप जो फ़ोन अभी ले लोगे 6 महीने बाद फिर कोई नया वर्जन आ जाएगा, देन यू विल वांट, भले ही आप अफोर्ड ना कर पाओ बट यू वुड वांट दैट कि आप उसको अफोर्ड कर पाओ. सो इट इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ डिज़ायर. तो वो क्या कर रहे हैं कि वो फेवर कर रहे हैं कि अगर डिज़ायर को जितना उन्होंने उसका प्रोमिनेंस देखा है, उसका जितना वर्चस्व देखा है कि वो कैसे फैलता है, तो वो क्या करेंगे, डिज़ायर को फेवर करेंगे ओवर आइस. ठीक है, इन दिस लाइन डिज़ायर इज कंपेयर्ड टू फायर. इस लाइन में डिज़ायर और फायर को क्या एम्फसाइज करने के लिए कंपेयर किया गया है, कि वो क्या दिखाना चाहते हैं डिज़ायर और फायर को कंपेयर करके. द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर जो फीलिंग है, द फीलिंग ऑफ वांटिंग एवरीथिंग, जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती, उसके डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में बात हो रही है. द वार्मथ ऑफ पैशनेट इमोशन, मतलब एक
पैशनेट इमोशंस का मतलब क्या होता है ना, जैसे अगर आपके अंदर किसी चीज़ को पाने का पैशन ही नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल कैसे होगे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो वो पैशन है उसकी वार्मथ की बात हो रही है, उसकी गर्माहट की बात हो रही है कि व्हेन यू फील कंटेंट कि येस आई हैव द पैशन, कि हाँ मैं कुछ कर लूँगा या कर लूँगी, ऑलराइट, क्या उसकी बात हो रही है। द स्लो बर्न ऑफ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब अगेन डिज़ायर, वांटिंग समथिंग, तो स्लो बर्न मतलब एक वो जो धीरे धीरे कोई चीज़ होती है वो आपको एकदम इंस्टेंटेनियसली थोड़ी ना मिल जाती है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो वही वो स्लो बर्न जो आपके अंदर वो आग होती है कि हाँ यार मुझे ये चाहिए चाहिए, बट इट इज़ टेकिंग अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, क्या उसके बारे में बात हो रही है। और द पावर ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स के पावर की बात हो रही है, मतलब हमारे जो थॉट प्रोसेस है और हमारे जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में बात हो रही है। सो इट इज़ क्लियर कि हमारा जो पहला ऑप्शन है कि जो डिज़ायर, जब हम फायर से कंपेयर कर रहे हैं तो उसके डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके, डिज़ायर के, जिसको हम सिंबलाइज कर रहे हैं फायर के थ्रू, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। In Fire and Ice, what does the poet ultimately suggest about the end of the world? जो Fire and Ice जो हमारी पूरी पोएम है वो अल्टीमेटली क्या सजेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड के एंड के बारे में, एंड के बारे में वो क्या बता रहे हैं। इट विल बी अ फायरी एक्सप्लोजन, के फायर मतलब एकदम इंटेंस हीट की वजह से, एक फायर की वजह से एक्सप्लोजन हो जाएगा, दैट इज द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। इट विल बी अ स्लो फ्रीज, धीरे धीरे करके टेम्परेचर घटता जाएगा और एट द एंड वर्ल्ड विल फ्रीज, एवरीथिंग विल एंड इन आइस। इट विल बी कॉज्ड बाय ह्यूमन इमोशंस, कि जो वर्ल्ड का जो एंड है वो किस वजह से होगा, ह्यूमन के इमोशंस की वजह से होगा, ठीक है। और लास्ट इज इट विल नेवर हैपन, ऑब्वियसली बात है, इट विल नेवर हैपन इज रॉन्ग बिकॉज वॉट एवर टेक्स बर्थ इट इज बाउंड टू डाई, ठीक है। फायरी एक्सप्लोजन भी है बट क्या वो ओनली रीजन है, नो, ये भी नहीं। अल्टीमेटली वो बताना चाहते हैं कि जो ह्यूमन इमोशंस है उसकी वजह से वर्ल्ड विल डेफिनेटली एंड। तो फायर एंड आइस में जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ये बता रहे हैं कि जो आपकी डिज़ायर है या फिर हेट्रेड है, ये जो दो बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी इमोशंस हैं, इनकी वजह से वर्ल्ड विल एंड। ओके, नेक्स्ट। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, भाई आज तो हमें पता लग रहा है कि ये वाली जो लाइन है इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो एकदम दिमाग में आपको ठसा लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है कि ये वो किस सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके सारे इंटरप्रिटेशंस आपको पता होने चाहिए, क्लियर। तो वट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं वॉट इज इट इन दिस लाइन, इस लाइन में इट का क्या मतलब है, किस चीज़ के पेरिश होने की बात हो रही है। पहला, एयर, क्या हवा की बात हो रही है, नो। पीपल, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके बारे में बात हो रही है, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि यहाँ पे इट मतलब जो रेफरेंस है ना वो अर्थ के लिए हो रही है, वर्ल्ड के लिए हो रही है, ठीक है, लोगों के लिए नहीं हो रही, कि लाइफ ऑन अर्थ की बात हो रही है एज अ होल, ठीक है। सो अर्थ इज गोइंग टू बी आर राइट आंसर। आइस आपको यहाँ पे जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बिकॉज आप जैसे ये पेरिश ट्वाइस वाला वर्ड देखोगे आपको याद आ जाएगा कि ये जो है वो सेकंड स्टैंजा में है और यहाँ पे हम आइस की बात कर रहे थे कुछ कुछ, और आपने क्लियरली नहीं पढ़ा होगा तो यू विल गेट कंफ्यूज एंड आप आइस फटाफट से मार्क कर दोगे, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। अभी जब से हमने लेक्चर स्टार्ट किया है तब से ही मैं कम से कम 4-5 बार पोएट का नाम ले चुकी हूँ, सो आई होप अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा और आप नहीं भूलोगे, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उनके तो हमने 2-2 पोएम्स देख ली, ठीक है, एंड ही वॉज अ वेरी बिलवड पोएट, उनकी जो पोएम्स थी वो एक ब्यूटीफुल मैसेज देती थी, और बहुत पुराने टाइम के पोएट हैं, बट उनके थॉट्स देखो कितने आगे तक थे कि हम आज भी उनको पढ़ रहे हैं और आज भी उनको अप्लाई करने के प्रोसेस में ही है, पूरी तरीके से अप्लाई भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द नेम ऑफ आवर पोएट, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ गए हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सी, अब इसमें क्या है ना, आपको वो घुमा फिरा के इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछेंगे कि हमने क्या देखा है कि लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो क्या पूछते हैं। पहली चीज़ वैल्यू ऐड, कि आपके लाइफ में इस चीज़ से क्या, इस पोएम से या चैप्टर से क्या वैल्यू ऐड हो रही है, या फिर अगर कोई कैरेक्टर है उसके अंदर तो कोई कैरेक्टर स्केचेस के बारे में पूछेगा कि वो कैरेक्टर क्या बताना चाहता है, उसकी क्या स्टोरी रही है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फिर आपसे कोई सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में पूछ लेगा, है ना, कि उसमें कोई चीज़ हो रही थी, अगर आप उस सिमिलर सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे। फोर्थ, क्या देखा था हम, पढ़ा था हमने कि
एक कैरेक्टर वो एक स्टोरी से ले लेंगे एक चैप्टर से, और दूसरा कैरेक्टर वो किसी और स्टोरी से ले लेंगे, और आपको दोनों को कंपेयर करने बोलेंगे। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कैरेक्टर स्केच आता ही है आपको दोनों का, बस कैरेक्टर स्केच लिख दो और एंड में आप उनमें कंक्लूजन ड्रॉ कर दो। जैसे अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो बता दो कि भाई बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, एंड नेगेटिव हैं तो सेम केस, और अगर उल्टे हैं दोनों, कॉन्ट्रास्टिंग आपके दोनों के कैरेक्टर स्केचेस हैं, तो आप वहाँ पे पूरा डिफरेंस ड्रॉ करके बताओ कि वाई इज अ सर्टन कैरेक्टर बेटर एंड आई वुड लाइक टू बिकम लाइक हिम और हर, वॉट एवर द कैरेक्टर इज। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस में घूम रहे हैं हम। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, examine how the poem Fire and Ice illustrates the idea that radical actions and emotions have the potential to accelerate the world's demise। मतलब radical emotions मतलब जो आपके एकदम इंटेंस इमोशंस होते हैं, जिसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, फायर और आइस से सिंबलाइज कर रहे हैं, कि उनमें ये पोटेंशियल होता है, उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो वर्ल्ड का एंड कर सकते हैं। कि बस बेसिकली देखा जाए तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो चैप्टर जो हमारी पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस करो कि कैसे आपके जो फायर और आइस दैट इज डिज़ायर और हेट्रेड है वो वर्ल्ड के एंड में रिजल्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसका एक सैम्पल आंसर क्या होगा, द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रोवाइड्स अ कंपेलिंग इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर्स एंड इंटेंस इमोशंस कैन स्पीड अप द वर्ल्ड्स एंड। एक्सट्रीम बिहेवियर मतलब किसी भी चीज़ को एक्सट्रीमिटी तक फील करना। अगर मान लो मुझे कोई नहीं पसंद है, लेट्स सपोज, तो मैं अगर वो मुझे बॉदर नहीं कर रहे हैं, अगर वो मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो मैं उस हेट्रेड को क्यों पनपने दूं, क्यों मैं आगे ले जाऊं उस चीज़ को। बट एक्सट्रीम हेट्रेडनेस का क्या मतलब होता है कि जब हम उस चीज़ को एक्सट्रीम लेवल तक फील करने लग जाते हैं, हमको कोई चीज़ से प्रॉब्लम है, अब हम 4 लोगों में जाके और बता रहे हैं कि यार मुझे तो उस चीज़ से इतनी प्रॉब्लम है या उस पर्टिकुलर पर्सन से प्रॉब्लम है। वी आर क्या कर रहे हैं, हम जो इमोशन है, जो हेट्रेड का इमोशन है, हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं, हम उसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। तो ऐसे एक्सट्रीम इमोशंस नहीं, इट इज़ ओके, इट इज़ गुड टू फील इमोशंस एंड एक्सप्रेस देम एज वेल, बट एक्सट्रीम लेवल तक जाके नहीं करना चाहिए सच दैट इट बिकम्स नेगेटिव इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड इंटेंस इमोशंस कैन स्पीड अप द वर्ल्ड्स एंड। ऑब्वियस सी बात है, अगर और यही अगर मैं कोई पावरफुल बंदा हूँ कि मेरे हाथ में बहुत सारी अथॉरिटी है, एंड इफ़ आई हैव अ ग्रज, आई होल्ड अ ग्रज समवन अगेंस्ट समवन, जैसे मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई एंड आई हैव टेकन इट ऑन माई ईगो, अब तो मैं तुझे बताऊंगा या अब तो मैं तुझे बताऊंगी, आप ऐसे बात करते हो व्हेन यू आर फीलिंग दैट एंगर वाला इमोशन आप फील करते हो। तो इस चीज़ का क्या होगा, अगर मैं अथॉरिटी वाली पोजिशन में हूँ तो आपके डिसीजंस masses को अफेक्ट कर सकते हैं, इट कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, countries can perish, countries will end in war if a person of authority holds a grudge or makes bad decisions and holds extreme hatred emotions। clear? तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने उसको चैनलाइज करके बताने की कोशिश करी है कि कैसे ये चीज़ एक चेन रिएक्शन की तरह बढ़ सकती है। ठीक है, और किस चीज़ में रिजल्ट कर सकती है, वर्ल्ड के एंड में रिजल्ट कर सकती है। ठीक है, थ्रू इट्स सिंबलिज्म, सिंबलिज्म यहाँ पे मेन की है, लिटरेरी डिवाइस है आपकी। द पोएम कन्वेज द आइडिया दैट ह्यूमन एक्शंस एंड पैशंस, वेदर मतलब ह्यूमन के जो एक्शन है और पैशन है दोनों ही, मतलब जो उनका कर्म है जो वो कर रहे हैं, और जो पैशन है मतलब जो अपने अंदर वो डिज़ायर की इमोशन होल्ड करते हैं, कुछ भी हो, फायरी डिज़ायर हो या आइसी हेट्रेड हो, मतलब दोनों को ही अगर एक्सट्रीम तरीके से देखें तो ये क्या करते हैं, पोजेस द कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। कि आप अगर डिज़ायर भी आपके अंदर अता है, एक अंत लेवल की है जो कभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और एक इंटेंस हेट्रेड है, तो ये दोनों में क्या है, कैपेसिटी है टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ठीक है, द पोएम टेल्स अस दैट द साइकिल ऑफ डिज़ायर्स इज अ नेवर एंडिंग वन। हम अभी देखते ही आ रहे थे, अभी हमने फ़ोन वगैरह के बारे में बात करी थी, चीज़ों के बारे में बात करी थी, दैट के जो साइकिल ऑफ डिज़ायर होती है, जो पूरा सर्कल ऑफ डिज़ायर है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, पीपल स्पेंड हाफ ऑफ देयर लाइव्स ट्राइंग टू बाय बिगर हाउसेज, एक्सट्रावेगेंट कार्स एंड स्टाइलिश अप्लायंसेज बट नेवर सीम टू बी सेटिस्फाइड। ऑब्वियस सी बात है, आज अगर मेरी कुछ सर्टन अमाउंट की सैलरी है, मैं कल को सोचूंगी काश अगर मेरे पास इतनी सैलरी होती तो मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। सो डिज़ायर की जो साइकिल है, डिज़ायर की जो फायर है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग वन। आप फायर की तरह ही है, फीड करते जाओगे और इट विल कीप ग्रोइंग। ठीक है, फायर रिप्रेजेंट्स अनटेम्ड डिजायर एंड पैशन। अनटेम्ड का मतलब क्या है, अनकंट्रोल्ड, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है।
टेम करना मतलब कंट्रोल करना। यूजुअली आप इनको एनिमल्स के सेंस में यूज़ करते हैं कि टेमेबल एनिमल है या टेमेबल नहीं है, मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है या फिर डोमेस्टिक तरीके से यूज़ किया जा सकता है कि नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो जो अनटेम्ड डिजायर एंड पैशन है विच कैन लीड इंडिविजुअल्स टू मेक इम्पल्सिव एंड डिस्ट्रक्टिव चॉइसेस। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि जब अनटेम्ड अनचेक्ड इमोशंस होते हैं, आप किसी के इमोशंस को चैनलाइज ना करो। बच्चे होते हैं छोटे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, वो एजिटेशन होती है उनके अंदर, वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, हर बात में उनको टैंट्रम फेंकना होता है, उनको परेशानी जतानी होती है अपनी। तो इट्स द पेरेंट्स जॉब कि उस इमोशंस को वो क्या करें, टेम करें, कंट्रोल करें और बच्चे को समझाएं कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू बिहेव। तो यही जब इमोशंस अनचेक चले जाते हैं आगे जाके भी लाइफ लॉन्ग, जब ये चीज़ें चलती रहती है तो इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन मास लेवल पे ना सही, अगर आप पर्सनल लेवल पे देखो तो वो आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको अफेक्ट कर सकता है नेगेटिवली, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अब यहाँ पे फायर की बात कर ली हमने, अब ऑन दी अदर हैंड हेट्रेड एंड इनडिफरेंस कैन बी एज डेंजरस एज द फायरी डिजायर एज पीपल फाइंड पर्पज इन हेटिंग अदर्स फॉर नो गुड रीजन। क्या होता है कि जैसे एक तो डिजायर हो गई, जब आपको चीज़ें चाहिए ही चाहिए, भाई वो तो मुझे चाहिए, जिद पकड़ लिया आपने, ठीक है, और उसके लिए आप वट एवर मीन्स पॉसिबल आप करना चाहते हो, कुछ भी करने को रेडी हो, ठीक है। एक तो ये डिस्ट्रक्टिव फॉर्म हो गई, और दूसरी फॉर्म क्या हो गई, जब आप हेट्रेड पाल लेते हो अपने मन में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप एक्शन लो उस चीज़ के पीछे, लेकिन जब आप उसको पाल लेते हो अपनी हेट्रेड को उस अपने दिल में, तो आप क्या करते हो, उसको पनपने देते हो, यू कीप ऑन फीडिंग इट। उसको भी फीड ही कर रहे हैं हम फायर की तरीके से। और क्या होता है कि उस हेट्रेड का आपको कुछ करना तो है नहीं, बट यू जस्ट कीप ऑन हेटिंग सर्टन पीपल और सर्टन समवन, ठीक है। तो इसका एक बड़ा रूप हमने क्या देखा है कि क्लासिज्म और रेसिज्म इसी हेट्रेड, इसी इंडिफरेंस के प्राइमरी एग्जाम्पल्स हैं। रेसिज्म का मतलब होता है, अब ये जो रेसिज्म वर्ड है वो अभी हमारे आगे आने वाले चैप्टर में बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है, और उसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड भी है। तो रेसिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम लोगों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम किसी को ऑप्रेस करते हैं, हम धुमात करते हैं किसी के बीच में, किस बेसिस पे, उनके स्किन के कलर पे, कि वेदर दे आर ब्लैक, वेदर दे आर वाइट, और वेदर दे आर ऑफ सम एशियन डिसेंट और कोरियन डिसेंट, और उनके ओरिजिन पे, रेस के ऊपर जब हम उनसे बात करते हैं, प्राइमरीली क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल होता है तो हम कलर की बात करते हैं, उनके स्किन की। और क्लासिज्म मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जो हमारे इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट करता है, वी हैव सेवरल कास्ट, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, ठीक है। A perfect example of this phenomenon. Ice symbolizes cold indifference and calculated hatred, often resulting. अब वहाँ पे क्या था, जब हम फायर की बात कर रहे थे तब हम बात कर रहे थे अनचेक्ड इमोशंस, अनटेम्ड इमोशंस की, बट ऑन दी अदर हैंड हेट्रेड क्या होती है, बहुत कैलकुलेटेड फीलिंग होती है, ठीक है, बिकॉज आप एक तरफ उसको चैनलाइज करते हो कि यू हेट अ सर्टन समवन और अ सर्टन थिंग, ठीक है। तो वो ये बिल्कुल उल्टी है, बट उसमें भी उतनी ही कैपेसिटी है, उतने ही लेवल का वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है। ऑफन रिजल्टिंग इन द डेलिबरेट हार्म, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के करने वाला हार्म, एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज का वही मतलब है कि काफ़ी उसके ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं उस हेट्रेड के जो रिडीमेबल नहीं है, जिनसे वापस नहीं आया जा सकता, ऐसे लेवल का डिस्ट्रक्शन, ऐसे लेवल की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये था आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, how can Frost's poem Fire and Ice be read as an extended metaphor? एक्सटेंडेड मेटाफर मतलब वही सिंबलाइज कर रहे हैं, तो एक्सटेंडेड मेटाफर की तरीके से उसे कैसे देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही पूरी जो पोएम है वो सिंबलिज्म पे चल रही है, तो वो हम उस पोएम को उस तरीके से कैसे देख सकते हैं, मतलब फायर एंड आइस को। तो वो क्या बता रहे हैं, फ्रॉस्ट्स पोएम फायर एंड आइस इज सर्टेनली एन एक्सटेंडेड मेटाफर। द मेटाफर ऑफ फायर एंड आइस आर यूज्ड वेरी इफेक्टिवली टू सॉलिडली कन्वे अ क्लियर मैसेज टू द रीडर्स। क्या हो रहा है, जब हम फायर और आइस को दो इमोशंस के लिए सिंबल की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, डिज़ायर और हेट्रेड के लिए, तो एक क्लियर मैसेज जो है वो रीडर्स को वो देना चाहते हैं। मतलब जो ये पोएम जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो अडल्ट्स पढ़ रहे हैं, उनको वो एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। और वो क्या मैसेज है, द पोएम एक्ट्स लाइक अ मॉरल मिरर फॉर द रीडर्स टू असेस देयर ओन स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। कि एक मॉरल मतलब क्या होता है कि आपकी इनर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, आप जो भी आप डेली में करते हो, या आप अपने अंदर जो इमोशंस होल्ड करते हो, या आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो, उनके साथ में बिहेव करते हो,
उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का जो मॉरल ग्राउंड होता है आपके अंदर, उससे उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, यू नो, इट एक्ट्स एज अ मिरर, कि मिरर क्या करता है, हमको दिखाता है कि एग्जैक्टली हम कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो पोयम है ये भी एक मिरर की तरह बिहेव कर रही है, जो रीडर्स को अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए, अपने आप को मिरर में देखने के लिए फोर्स कर रही है कि आप एक्चुअल में इस वर्ल्ड में क्या स्टैंड रखते हैं और कैसे आप इस वर्ल्ड में इनपुट देते हैं। इफ़ यू आर अ बैड पर्सन, इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, और यू आर जस्ट न्यूट्रल, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है, जो पोयम है वो एक मिरर की तरह बिहेव कर रही है, जिससे आपको अपने मॉरल ग्राउंड के बारे में पता लग रहा है, ठीक है। The fire metaphorically represents and refers to violent human emotions like anger, cruelty, brutality, etc. While the term ice refers to cold human feelings such as hatred, jealousy, indifference, etc. that might destroy the world. मतलब वो metaphorically fire और जो ice है वो क्या कर रहे हैं, वो आपका डिपिक्ट कर रहे हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। आइस कहाँ पे है, while the term ice, हाँ, वाइल द टर्म आइस, दोनों ही जो वो हैं वर्ड्स हैं, फायर और आइस जो हैं, वो सिर्फ डिज़ायर और हेट्रेड नहीं, उनके साथ में आने वाले जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, जो कैपेसिटी रखते हैं किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की, किसी भी चीज़ को एंड करने की, या अता प्रॉब्लम्स को जन्म देने की, वो है एंगर, क्रूअल्टी, ब्रूटलिटी। ब्रूटलिटी मतलब जब आपको बिल्कुल ही किसी पे दया भी नहीं आती है और आप उस लेवल का डिस्ट्रक्शन करने के लिए उस लेवल तक उसको परेशान करते हो कि आपके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं रहते, कोई भी कंपैशन नहीं रहता। और दूसरा क्या है, हेट्रेड, जेलसी। हेट्रेड मतलब किसी को हेट करना, जेलसी जलन की भावना रखना कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास है, और इनडिफरेंस जब आपको किसी से फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है। तो ये जो फीलिंग्स हैं वो क्या कर सकती हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ठीक है। द पोएट हैज़ यूज्ड बोथ फायर एंड आइस एज ग्रेट मेटाफॉर्स टू इम्प्लाई दैट बोथ ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज आर पावरफुल इनफ टू ब्रिंग डूम टू द वर्ल्ड। डूम मतलब एंड, ठीक है। These metaphors convey that violent and cruel human emotions are a threat to the world. The poem acts like a moral mirror for the readers to assess their own standing in the world. दोबारा वही लाइन बताई जा रही है कि ये जो पोएम है वो बताने की कोशिश कर रही है कि अगर हम अपने इमोशंस को चेक नहीं करेंगे, इफ़ दे गो अनटेम्ड, इट कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस कितनी कैपेसिटी रखते हैं कितने बड़े लेवल के डिस्ट्रक्शन को करने पे, सच दैट कि भाई एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है इन इमोशंस की वजह से दैट द वर्ल्ड विल एंड वन डे, लाइफ विल पेरिश ऑन अर्थ वन डे, ठीक है। नेक्स्ट, द पोएम फायर एंड आइस डाइव्स इनटू द प्रोफाउंड थीमैटिक कॉन्सेप्ट, मतलब थीम रखा है उन्होंने फायर एंड आइस जो पूरी पोएम है उसमें, शेडिंग लाइट ऑन द डार्केस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। मतलब वो क्या कर रहे हैं, पूरी जो जो पोएम है उसमें वो ह्यूमंस जो हम लोग हैं उनके डार्केस्ट डिज़ायर्स पे क्या कर रहे हैं, वो लाइट शेड कर रहे हैं। इसको आपको एलैबोरेट करने के लिए बोला है कि कैसे ऐसा हो रहा है, ठीक है। फ्रॉस्ट हाईलाइट्स टू ऑफ द डार्केस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, द नेवर एंडिंग डिज़ायर एंड इनडिफरेंट हेट्रेड, जो अभी हम देखते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द डिज़ायर इज द ग्रेटर ईवल। क्या है, जो पोएट हैं उनके हिसाब से डिज़ायर जो है वो बड़ा ईवल है। मतलब क्या होता है, आपके भी कोई आसपास में कोई लोग होंगे जिनको आपको नहीं पसंद करते हो, बट ऐसा और भी कोई होगा जिसको आप और ज़्यादा नहीं पसंद करते, मतलब उसको तो आप स्टैंड ही नहीं कर सकते। तो ग्रेटर ईवल की बात हो रही है कि किसको आप ज़्यादा ईवल तरीके से देखते हो या किसको आप ज़्यादा नापसंद करते हो, ठीक है। तो वो डिज़ायर, ऐसे ही जो पोएट हैं वो डिज़ायर को ग्रेटर ईवल की तरह लेते हैं। क्यों? क्योंकि लस्ट एंड ग्रीड कैन पोटेंशियली लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉस्ट मेंशंस दैट हेट्रेड एज अ लेसर ईवल बट पोजेसिंग द सेम कैपेसिटी ऑफ डूइंग हार्म। हेट्रेड को भी वो इसी तरीके से सिंबलाइज कर रहे हैं, जो डार्केस्ट साइड है जो ह्यूमन इमोशंस का वो डिपिक्ट तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम वो ये भी बता रहे हैं कि उसमें भी उतनी ही कैपेसिटी है वर्ल्ड को एंड करने की। डिज़ायर जितनी शायद भले ही ना हो, बट आइस में भी कैपेसिटी तो है, मतलब हेट्रेड में भी कैपेसिटी है। इन अ जनरल सेंस, अगर हम जनरली बात करें, द पोएम्स मैसेज रिमेन्स रेलिवेंट टू आर सोसाइटी। जो पोएम का जो मैसेज है वो हमारी सोसाइटी में, मतलब ऐसी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास में नॉर्मल लोगों में रेलिवेंट है, मतलब उसकी कुछ अहमियत है, ठीक है।
इट सर्व्स एज अ वार्निंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज, मतलब वो वार्निंग दे रही है ये पोएम कि अगर आप एक्सट्रीम इमोशंस, एक्सट्रीम जो आपके आइडियोलॉजीज हैं, आप उनको चेक नहीं करोगे तो इट कैन एंड वेरी बैडली। वो क्या कर रही है, एक वार्निंग दे रही है ये पोएम हमको। इम्पल्सिव एक्शन एंड अनचेक्ड इमोशन दैट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब प्रॉब्लम्स, आपके लड़ाई हो सकती है, वॉर हो सकता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द डिटरिएशन ऑफ रिलेशनशिप्स। अभी हम बात करके आए थे कि अगर आप इस तरीके के इमोशंस आपके अंदर रखते हैं तो बड़े लेवल पे ना सही, क्या पता कुछ बड़े लेवल पे मासेस पे इफेक्ट ना पड़ रहा हो, बट आपके खुद के फैमिली में, आपके खुद के रिलेशनशिप्स पे भी असर पड़ सकता है। ठीक है, इट इन्वाइट्स रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ देयर ओन एक्शंस एंड इमोशंस ऑन द वर्ल्ड एंड हाईलाइट्स द नीड फॉर मॉडरेशन एंड बैलेंस इन ह्यूमन बिहेवियर। मॉडरेशन एंड बैलेंस इन ह्यूमन बिहेवियर का मतलब ये है कि आप जो भी फील कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसको मॉडरेशन में करें, मतलब एक लिमिट तक करें, एक उस पर चेक पॉइंट लगाओ कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या वो बाहर निकल के मतलब दूसरों पे पेन इन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्या दूसरों की प्रॉब्लम्स की जड़ बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो हर इमोशन जो है वो मॉडरेशन में, मतलब एक लिमिट में, एक सही क्वांटिटी में आपका फील किया जाना चाहिए और एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। सो ये जो पूरी पोएम है वो हमें यही बताती है कि एज पीपल, एज ह्यूमंस, हमको खुद भी अपने आसपास और अपने खुद में जो इमोशंस हैं उनको चेक करके रखना चाहिए, उनको टेम करके रखना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट एंड इन डिस्ट्रक्टिंग एवरीथिंग अराउंड इट। ऑलराइट, नेक्स्ट, how does Fire and Ice challenge traditional notions of good and evil in its exploration of human emotions? वो क्या बोल रहे हैं कि जो फायर एंड आइस है, जो पोएम है, उसमें ट्रेडिशनल जो आपके नोशंस है गुड और इविल के, वो उसको कैसे चैलेंज कर रहा है। मतलब ट्रेडिशनली किसी चीज़ों को हम खराब मानते हैं या अच्छा मानते हैं, उन नोशंस को कैसे चैलेंज कर रहा है वो। फायर एंड आइस challenges traditional notions of good and evil by suggesting that both desire and hatred can lead to a destructive outcomes। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर हम डिज़ायर की बात करते हैं, अगर मैं किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर ही ना रखूं अपने मन में, मेरे मन में आए ही ना कि यार मैं इतनी लाविश लाइफस्टाइल कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, अगर वो भी ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है। हाउ आर यू गोइंग टू लिव लाइफ इफ़ यू डू नॉट हैव दीज इमोशंस। तो डिज़ायर जो है वो एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ भी है, लेकिन अगर ये अनचेक्ड जाती है देन इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। तो वो यही बता रहे हैं कि डिज़ायर और जो हेट्रेड है वो डिस्ट्रक्टिव आउटकम्स दे सकते हैं अगर उनको चेक करके नहीं रखा जाता है, क्योंकि डिज़ायर जो है वो एक पॉजिटिव फॉर्म भी है। अगर आपके अंदर डिज़ायर ही नहीं होगी तो आपके अंदर चाहत कैसे आएगी किसी चीज़ को पाने की या किसी चीज़ के लिए मेहनत करने की, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की। तो वो पॉजिटिव तो है, बट अगर एक्सट्रीम लेवल तक चली जाएगी देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, rather than portraying one as inherently good and the other as inherently evil। मतलब मैं डिज़ायर को यही कह दूं कि भाई डिज़ायर तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए, हर चीज़ को पाने की ललक होनी चाहिए, हर चीज़ को आपके पास होनी चाहिए, आप तब तक रुकना नहीं चाहिए आपको। इनहेरेंटली मतलब उसको मैं मान के बैठ जाऊं कि डिज़ायर तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और हेट्रेड, नफरत जो है वो तो बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर मैं ऐसा मान के बैठ जाऊं तो ऐसे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज डिज़ायर इज़ नॉट इनहेरेंटली गुड। इसके गलत रूप भी सामने आ सकते हैं इफ दे गो अनचेक्ड। ठीक है, दिस चैलेंजेस द सिंपलिस्टिक बाइनरी डिस्टिंक्शंस। बाइनरी डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है ईदर 0 और 1, ईदर ब्लैक और वाइट, मतलब दो ही आउटकम्स होंगे। But as we know it, that world is not black and white, it is grey. We have grey areas as well. कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़राब हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो circumstances की वजह से अच्छी या बुरी होती हैं। ठीक है, so life on earth, our world is 70% ग्रे। ठीक है, जिसमें हम आप एक टोपी नहीं लगा सकते कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपलिस्टिक बाइनरी अप्रोच जो है कि हाँ भाई ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, उसको वो क्या करती है, चैलेंज करती है फायर एंड आइस पोएम। ठीक है, और
often made in moral and ethical discussions and invites readers to consider the complexity of human nature and its consequences. तो फायर एंड आइस इवेंचुअली आपको वही जो अभी हमने बात करी कि जो ग्रे एरियाज हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं आपके हमारे ह्यूमन नेचर की, उस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलती है और उस एनकरेज करती है कि आप अपने इमोशंस को और रीड करने की कोशिश करो, उनको जानने की कोशिश करो और उनके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड पे उनको भी देखो. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ वन थिंग एज पोटेंशियली एंड इनहेरेंटली, मतलब वो हमेशा सही रहेगी एंड एक चीज़ हमेशा गलत रहेगी, वो चीज़ ना करते हुए ग्रे एरियाज, मतलब कोई जो एक एरिया है बीच का जहाँ पे कोई चीज़ एट द सेम टाइम सही भी हो सकती है और एट द सेम टाइम वो गलत भी हो सकती है, इसको जांचने की ज़रूरत है. ठीक है. नेक्स्ट, What is the central message of the Robert Frost's poem Fire and Ice? फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी के अराउंड लिंगर कर रहा था, तो वही सिमिलर है बट थोड़ा डायरेक्ट आपकी अप्रोच है इसमें. द सेंट्रल मैसेज ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस इज दैट इंटेंस इमोशंस एंड एक्शंस किससे सिंबलाइज करे जा रहे हैं? सिंबलाइज्ड बाय फायर, ब्रैकेट में आपने पैशन लिखा है, यहाँ पे हम डिज़ायर भी लिख सकते हैं क्योंकि चैप्टर में हम डिज़ायर की बात कर रहे हैं. एंड आइस, ब्रैकेट में हेट्रेड, कैन लीड टू डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड का तो होगा जब होगा, मतलब इंडिविजुअल्स पे भी इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ डिज़ायर एंड हेट्रेड. ऑलराइट. In simpler terms, it warns that extreme feelings and behaviors can be harmful and can lead to the world's end. जो अभी हम काफ़ी देर से बात करते हुए आ रहे हैं कि जो एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, मतलब अगर आपने किसी इमोशन को बहुत इंटेंस लेवल तक फील कर रहे हो और उसके ऊपर एक्ट करते हुए दूसरों पे हार्म इन्फ्लिक्ट कर रहे हो, देन इट कैन लीड टू द वर्ल्ड्स एंड. आपका वर्ल्ड भी वर्ल्ड ही है ना, आपके अराउंड जो फैमिली है अगर वो भी ख़त्म हो जाती है तो आपके लिए तो आपका वर्ल्ड ही एंड हो गया ना. बड़े स्केल पे तो आप बाद में बात करोगे. ठीक है. सो दिस इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस. ठीक. नेक्स्ट, द पोएट ऑफर्स टू एक्सप्लेनेशंस फॉर पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी. क्या बता रहे हैं उन्होंने? दो पोटेंशियल क्या बताए हैं आपके? एक्सप्लेनेशंस बताए हैं कि किस तरीके से जो वर्ल्ड का एंड है, दो तरीके वो कौन कौन से हैं. What lessons or principles can we extract from these two potential causes outlined in Fire and Ice? यहीं पे आ गई आपकी क्या? वैल्यू एड, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे अब वो ये पूछ रहा है कि उन्होंने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड के, उससे आप क्या सीख सकते हो, आप क्या अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो. ठीक है. एक्सट्रैक्ट मतलब आप क्या निकाल सकते हो इस चैप्टर में से. In Robert Frost Fire and Ice, the two potential causes for humanity's destruction, क्या है वो दो क्या कहते हैं आपके पोटेंशियल कॉजेज कौन कौन से हैं? पहला फायर एंड आइस. अदर प्रोफाउंड लेसन्स, ऑफर प्रोफाउंड लेसन्स. क्या कर रहे हैं? प्रोफाउंड मतलब लाइक वेरी डीप एंड यू नो इंटेंस आपके. तो जो फायर एंड आइस का जो उन्होंने सिंबलाइज किया है डिज़ायर और हेट्रेड को, वो बहुत प्रोफाउंड मतलब बहुत एक डीप मैसेज कैरी करते हैं. और वो क्या मैसेज कैरी करते हैं? Fire represents untamed passion and desire, reminding us that unchecked and impulsive emotions can lead to chaos and harm. जब आप हतर पतड़ में एकदम आप जिंदगी के हसल बसल में, आप डिज़ायर के चक्कर में, आप अपने इमोशंस के चक्कर में उस चीज़ को पाने के लिए कोई भी जो भी आपकी इमोशंस हैं जिनकी वजह से आप अटैच्ड हो उस चीज़ से, या आप चाहते हो कि ये मेरी और ग्रोथ हो जाए, उसके लिए आप कुछ भी करने को रेडी हो जाते हो, तो दैट इज़ अनचेक्ड इमोशंस यू हैव. और उसको टेम करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट कैन क्रिएट केओस इन योर लाइफ. क्योंकि आप फिर उसके रेपरकशंस के बारे में नहीं सोचते हो, आप उसकी अभी आफ्टर इफेक्ट्स तो बात की बात है, अभी के इफेक्ट्स के बारे में भी नहीं सोचते हो. ठीक है. It teaches us the importance of contentment and self-control in our actions and relationship. Content रहना बहुत ज़रूरी है. You should be satisfied with what you have and आपके अंदर self-control भी होना चाहिए. ठीक है. On the other hand, ice signifies cold hatred and indifference, suggesting that the calculated cruelty and apathy मतलब सिंपथी का ऑपोजिट. ठीक है. सिंपथी मतलब आप किसी के साथ में सिंपथाइज करते हो, आप उनके दुख को समझते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो. तो जब एपथी आ जाती है मतलब आपको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपको दूसरे के दुख से, प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं रखना होता है, तब हम एपथी कहते हैं उस चीज़ को. कैन बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव, कि ये जो सारे इंटेंस इमोशंस हैं, कोल्ड हेट्रेड है, इंडिफरेंस है, क्रूअल्टी है, ये क्या होते हैं? ये भी आपके डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं आपकी लाइफ में. ठीक है.
This warns against the dangers of harboring grudges and fostering hatred, emphasizing the need for empathy and understanding. Harboring grudges मतलब किसी के लिए grudge रखना. अगर आपको किसी ने कुछ टॉन्ट मार दिया, कुछ कह दिया, आपने अपने मन में grudge पाल ली उस चीज़ के लिए और आपने उसको अंदर ही रहने दिया कि यार उसने तो मुझे ऐसा बोला था, अब मैं भूलूंगी नहीं इस चीज़ को, and that is why I will carry hatred for that particular person in my heart. All right. एंड फॉस्टरिंग हेट्रेड मतलब हेट्रेड को आप पाल रहे हो अपने अंदर. एम्फसाइजिंग द नीड फॉर एम्पथी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो वो यहाँ पे एम्फसाइज कर रहे हैं किस चीज़ की ज़रूरत को, इस चीज़ की ज़रूरत को कि एम्पथी होनी चाहिए, एपथी नहीं होनी चाहिए. हमें हर किसी की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, ठीक है, और अंडरस्टैंड करना चाहिए. In essence, Fire and Ice encourages us to find balance between extreme emotions and to develop compassion. मतलब एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए डिज़ायर में, हेट्रेड में, कंपैशन में, कंटेंट रहना चाहिए, ठीक है. आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं आपको उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ठीक है. एम करना चाहिए बट एक लिमिट तक, और देखना चाहिए कि उसके क्या क्या रेपरकशंस हैं आज के मेरी लाइफ में. ऑलराइट. It advises us to recognize the potential consequences of our actions and emotions on both ourselves, our families and the world, highlighting the value of benevolence and kindness. Benevolence का मतलब क्या होता है? उदारता, दया, ठीक है, एंड काइंडनेस इन प्रिजर्विंग ह्यूमैनिटी. तो मतलब वो ऑल इन ऑल वो एक ही बात को दोबारा बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं दैट आपको अपने इमोशंस को चेक रखना चाहिए, टेम्ड रखना चाहिए. ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करता हूँ या अगर मैं ऐसा करती हूँ तो इस चीज़ का मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर और अल्टीमेटली वर्ल्ड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट, हाउ विल द वर्ल्ड एंड. आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा अकॉर्डिंग टू यू? हाउ इज़ द वर्ल्ड गोइंग टू एंड? सपोर्ट योर आंसर विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. आपके हिसाब से मतलब क्यों वर्ल्ड एंड होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है यूजिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. In the poem, fire represents intense desire and passion. In a metaphorical sense, this could be associated with the world's end through destructive human behaviors driven by uncontrolled desires. मतलब जो fire है वो क्या कर रही है? represent कर रही है intense desire को, intense passion को. तो metaphorical sense में जब मतलब हम symbolify कर रहे हैं fire को किसके लिए? desire और passion के लिए, तो क्या हो रहा है कि वर्ल्ड का जो एंड है वो बता रहे हैं कि इसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे डिज़ायर और जो पैशन होता है वो कैसे वर्ल्ड के एंड तक जा सकता है और उसके क्या अभी हमें हिंट्स मिल रहे हैं. Humanity continues to deplete natural resources at an unsustainable rate, leading to environmental degradation and climate change. It could ultimately result in catastrophic scenario where the world becomes inhabitable. Greed, और यहाँ पे greed की बात कर रहे हैं, lust की बात कर रहे हैं, ठीक है, desire की बात कर रहे हैं. किस चीज़ को? आप देखो, हमें अच्छे से पता है दैट हमारे अर्थ में पानी की कमी है. वी डू नॉट हैव इनफ ट्रीज, वी डू नॉट हैव इनफ ऑयल, वी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज जिसको हम यूज़ करे जा रहे हैं. बट क्या हम उसके लिए माइंडफुल हैं? क्या हम उस चीज़ के लिए थोड़ा भी सोचते हैं कि यार हम इसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं, इसको सस्टेनेबली यूज़ करते हैं? नो, वी डू नॉट थिंक लाइक दैट. हम सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं एंड वी डू नॉट केयर अबाउट द इन्वायरमेंट. तो यहीं पे जो इंटेंस ग्रीड है, इंटेंस डिज़ायर है ऑफ earning more money and using all the resources, it can lead to the end of the world. How? कि जब पूरे resources ही ख़त्म हो जाएंगे, जो life supporting resources ही ख़त्म हो जाएंगे, तब आप किस चीज़ के सहारे जियोगे? So ultimately the world will end. All right. कन्वर्सली, अब आइस कैसे इम्पैक्ट करेगी रियल लाइफ में अगर हम उसको देखें? आइस सिंबलाइजेज हेट्रेड एंड कोल्ड इंडिफरेंस. इन अ मेटाफोरिकल सेंस, द वर्ल्ड्स एंड थ्रू आइस कुड बी एसोसिएटेड विद ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशंस एंड ब्रेक डाउन ऑफ कॉरपोरेशन मतलब बिटवीन नेशंस. मतलब अब यहाँ पे आइस का हम कैसे इम्प्लीकेशन देख सकते हैं कि वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हमारे आसपास में कैसे अफेक्ट करेगी? क्या हो सकता है? ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. हेट्रेड मतलब जब आप किसी के लिए इनडिफरेंट रहो, आपको हेट्रेड जनरेट हो जाए कि नहीं, वो तो हमारे दिक्कत ही करेगा एंड इट कैन रिजल्ट इन टू वॉर. आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ कुछ नहीं मान रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं दे रहे हैं उनके कंट्री में जो अवेलेबल है, तो इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, इट कैन लीड टू वॉर. क्योंकि जो
ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पावर डायनेमिक्स सेम है, कहीं पे कोई डोमिनेंट है, कहीं पे कोई थोड़ा सा कम डोमिनेंट है, मतलब कम उनके पास पावर है. सो द पावरफुल वन इज ऑलवेज गोइंग टू डोमिनेट द वीकर वन. ऑल राइट, तो ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स रीच कर सकते हैं. वाई? बिकॉज व्हेन वी हैव हेट्रेड इन आवर हार्ट. ऑल राइट. और ब्रेकडाउन ऑफ कॉर्पोरेशन बिटवीन नेशंस. नेशंस जो हैं, अब वर्ल्ड क्या है, आपकी कंट्रीज से ही बना हुआ है, नेशन से बना हुआ है, तो उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, तो एट द एंड इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन war. All right, this scenario might lead to a state of constant hostility, possible resulting of wars, nuclear conflicts, or a corrupt world where humanity's self-destructive tendencies prevail. इसकी वजह से क्या हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, नॉर्मल वॉर हो सकती है, और ह्यूमंस का जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है वो ही प्रिवेल करेगा, मतलब उसी का वर्चस्व फैलेगा, उसी की एक डोमिनेंस हो जाएगी. हमारा सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ही सामने आएगा, हमारे और कोई इमोशंस और कोई हमारी जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो ऊपर नहीं आ पाएंगी. वाइल दिस इंटरप्रिटेशन इज सिम्बॉलिक, इट अलाइंस विद रियल वर्ल्ड कंसर्न्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेकलेस ह्यूमन एक्शंस ऑन द प्लैनेट. वो लास्ट लाइन में ये कह रहे हैं कि दो फायर आइज जो पोएम है हमारी, वो सिंबलाइज कर रही है फायर और आइस को. किसके लिए? डिज़ायर और हेट्रेड के लिए. यहाँ पे तो वो सिंबल के फॉर्म में यूज़ करे, बट हमारे रियल लाइफ में जो है वो हमारा इम्प्लीकेशन देखने को मिल रहा है. हम इनको अप्लाई करते हुए देख सकते हैं कि ये इस तरीके से इफेक्ट करेंगे ये इमोशंस. ऑल राइट, सो एट द एंड कि इस तरीके के रेकलेस एक्शंस जो होते हैं, इट कुड लीड टू द वर्ल्ड्स एंड अल्टीमेटली अर्थ एंड लाइफ ऑन अर्थ विल पेरिश, इट विल एंड. ऑल राइट, आई थिंक हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. तो ये हमारे सारे थे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो आपके पोएम फायर एंड आइस पे पॉसिबल हैं. टिल देन प्लीज़ कीप रिवाइजिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ऑल राइट, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू, बाय.